मेरी सास जवान थी, पर जब भी मेरी बीवी मेरे पास आती तो मेरी सास के टांगों में दर्द होता और वह जब चीज़ बचती। एक दिन बीवी की जगह सास को कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 घंटे सास के साथ। कभी कभी हम इंसान और नाराज़गी में वह सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले शायद हमें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। फिर बाद में जाकर किए गए फैसले हमेशा हमें पछताने पर मजबूर करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से और नाराज़गी ने हमें शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। मेरी यह कहानी ना सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बल्कि बहुत से रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए आखिर तक मुझ पर भी इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम रोहन है और मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी शादी को तकरीबन 6 महीने होने वाले थे और यह 6 महीने मैंने एक दिमागी मुश्किल से गुजारे थे। और इस दिमागी परेशानी की वजह से कोई और नहीं बल्कि मेरी सास भी सारा दिन अब जवान और सेहतमंद रहने वाली। मेरी सास को रात के इस वक्त ना जाने क्या हो जाता है जब मेरी बीवी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखने या सिलसिले शादी के पहले ही दिन से शुरू हुआ था। आज भी मैं ऑफिस में थका हुआ लौटा था और मेरा मिलना पहले अपनी सास से हुआ था। मेरी बीवी निशा घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारी ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह खुद मेरे लिए चाय बना कर लाई थी। मजबूरन मुझे उनके साथ की चाय पीनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि चाय ख़त्म करते ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मेरी सास सोफे पर बैठी लगातार मुझे देख रही थी और मैं सर में से पानी पानी हो रहा था। उनकी नज़रों का अंदाज़ा ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था। और हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी मैं उनके सामने होता उनकी नज़रों का रवैया बदल जाता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती और वह बिना कुछ कहे मुझे देखते रहती। अभी भी बिना कुछ कहे बस नज़र जमाए मुझ पर बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और उनके सामने बैठा तो मेरा सारा जिस्म पसीने से भीग जाएगा। कभी कभी तो मेरा मन करीब होकर बैठ जाती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता। दरअसल मेरी सास एक 35 साल की जवान उम्र की औरत थी, लेकिन उनकी नज़रें, उनका अंदाज और उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे वह अभी भी कोई 16 साल की लड़की हो। और जब वह मेरे करीब आती और किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती तो मेरी जान हवा होने लगती। इस वक्त भी उनके सामने बैठे मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। बीवी नहीं, सब पता था, नहीं कहा गायब थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी सास को बर्दाश्त कर रहा था। निशा को मालूम था कि मुझे उनका इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, लेकिन वह फिर भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाती थी। जब थोड़ी देर और गुजारी और मेरे लिए उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल हो गया था तो मैं सोफे पर सूट कर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आंटी हमेशा आ जाएं तो उनके पास कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही आंटी कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करेंगे, यही मेरे साथ बैठिए, मुझसे बातें करो, मैं भी तन्हाई में बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को गुजरे हुए ज़माने हो गए हैं, वह तो भरी जवानी में ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं और निशा के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम्हें कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। उनकी बातें सुनकर मेरे शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इस तरह उनके आगे बैठना सिवा मुसीबत और परेशानी के लिए कुछ और नहीं था। मेरी बीवी निशा हमेशा की तरह मेरी ऑफिस से आने के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। तो मुझे आंटी कहीं सकते हो। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरी सास को अभी तक जवान लड़की बनना पसंद है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं है था कि उनके अंदर तो जवान लड़की जैसा जज्बा ही मौजूद है। उनका सजना संवरना हरगिज़ भी एक विधवा औरत जैसा नहीं था, बल्कि वह तो मुझे निशा से भी ज़्यादा शादीशुदा औरत लगती थी। आधे घंटे में ऐसे ही उनके सामने बैठा उनकी नज़रों को बर्दाश्त करता रहा और फिर जब मेरी हिम्मत ख़त्म हुई तो मैं कह दिया कि आंटी मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था। आंटी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मैंने सोचा कितना मुश्किल काम है। नज़दीक भी घर पर जमाई रहना अब गुलामी बन चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्ज़ी से करता और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त होती जब मैं निशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते और मेरे साथ अपनी पोर्शन सूट कर हमारे पोर्शन में चली जाए। अब सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रोज़ाना रात के इस वक्त अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है
और मेरे पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आती है और आते ही ज़ोर ज़ोर से हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती है। और जब तक कि निशा कमरे में निकलकर उनके पास न चली जाती, उनको सुकून ना आता, या फिर वह खुद ही हमारे कमरे में आकर बैठ जाती है और उनका वापसी का कोई इरादा ना होता। निशा कपूर के पाँव देखती तो कभी उनकी मालिश कर दी। मैं ठहर कर ऐसे इंतजाम में सो जाता। वो पता नहीं कब मेरे ऐसे आती और ऐसे ही हमारे कमरे में बैठे रहती। मैं अपनी सास को हरकतें से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे और निशा के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था। ना ही हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते थे और ना ही सुकून से बैठकर बात कर सकते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मेरी सास को पता कैसे चलता है कि मैं और निशा कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। वह हमेशा बिल्कुल ठीक वक्त पर ही हमारे कमरे में आज चली आती है। हम डिनर के लिए बाहर जाते, किसी फंक्शन में जाते, मेरे साथ हर जगह ही हम दोनों के बीच मौजूद होते और उनका अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। उनकी नज़र हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती। मैं आंटी को सिर्फ निशा के खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और निशा की शादी आई बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे निशा के साथ साथ इसकी माँ की नज़रों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही एक रात जब उसे लम्हे में मेरी सास ने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया, तो मैं गुस्से में दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम में बंद हो गया। निशा परेशान के आलम में ज़ोर ज़ोर से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन आज भी रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े की तबीयत भूल चुका था और ना ही मेरी तहजीब याद आ रही थी। मेरी सास को बहुत ज़्यादा जवान रहने का शौक़ था। उनके जज्बात में ही आज मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वह सब करूं एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं रूम में अपनी सास के साथ अकेला बना रहा था और निशा बाहर से आवाज़ लगाती रह गई थी, लेकिन मुझ पर जो गुस्सा हावी था आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे बाद जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और मेरी सास सोफे पर बैठी हुई निशा कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरा गिरवाल पकड़ लिया। इससे पहले कि वह मेरे साथ कोई बदतमीजी करती, मैं उससे वह सब कुछ कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे साथ और मेरे बीच क्या हुआ था। निशा और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से ही हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निशा का ताल्लुक खाते पीते अमीर घर से था। यह सब बहुत ही खुशी से जाट और दिलवाने लड़की थी। मुझे कॉलेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, कोई भी चीज़ की मदद चाहिए होती, तो निशा फ़ौरन ही मेरी मदद करने के लिए चली आती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई और मैं निशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन चाहकर भी मैं यह बात निशा सिंह का नहीं कह सका, क्योंकि हमारे बीच क्लास का फ़र्क था और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी बड़े घर की लड़की से प्यार करना सिर्फ बदनामी और पछतावे के कुछ और नहीं होता। यही सोचकर पूरा 1 साल गुजरने के बाद भी मैं निशा से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न किया और हमारे मानव दोस्ती का 1 साल गुजर गया। तो एक दिन निशा खुद ही कहने लगी कि रोहन, इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि बता नहीं सकती। आज तक मैं इसी बात के लिए इंतज़ार में रही, तुम इसके प्यार का इजहार करोगी, लेकिन लगता है कि तुमने दिल में मेरे लिए कोई जज्बात ही नहीं। इसकी आंखों में नमी थी और मैं हैरानी से उसके बातों पर गौर कर रहा था। इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। मेरे दिल में आग लग रहे थे, वही जज्बात इसके अंदर ही मौजूद थे। और फिर मनीषा को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं भी उसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं मुझसे करती है। यह सुनकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। निशा कहने लगी, मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, तुम आज रात का खाना हमारे घर पर खाना। निशा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं खूबसूरत और हैंडसम ज़रूर था, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गरीब था और ऐसे से इसकी माँ मुझे कैसे अपना कर सकती थी। यही सोच कर मैं निशा को इनकार कर दिया कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ से मुलाकात कर सकूँ। दूसरी संदूक जरीमा जैसी है नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही जवान और खूबसूरत रहने वाली औरत है और वह मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होगी। निशा की बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी और इस रात में निशा के घर आने पर पहुंच गया। लेकिन अपने हिसाब से यह पहली मुलाकात मेरे लिए यादगार बन गई थी। निशा की माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था। मैं उनको देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वह किसी तरह निशा की माँ नहीं लगती थी। वह अक्सर बहुत जवान और हसीन थी। उनकी तबीयत का अंदाज़ा भी बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा ही था। उन्होंने गुलाबी रंग का एक चमकता हुआ सूट पहन रखा था और कंधों तक लहराते हुए उन्हें बहुत खूबसूरत बना रहे थे बाल। उन्होंने निशा को खाने की तैयारी के लिए किचन में भिजवा दिया था
और खुद मेरे सामने बैठकर बेझिझक मेरे सर के पाँव तक देख रही थी, देखने लग गई। यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे अपने दामाद की नज़र से देख रही है और यह जानना चाहती है कि मेरे बेटे की पसंद कैसी है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और उन्हें खुद को देखा हुआ पाया। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। भारत की बात थी कि उन्हें मेरे मिडिल क्लास होने पर भी कोई परेशानी नहीं थी। यह एक अच्छा डिनर साबित हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए खड़ा हुआ तो मेरी सास ने कहा कि इस शादी के लिए उनके लिए शर्त है कि वह मुझे अपने घर में अपना घर जमाई बनाकर रखेंगे। उनके इस बात में मैं हैरान कर दिया था और साथ ही मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंचती थी। मैं किस तरह शादी होकर घर जमाई बनकर रह सकता था। मेरी शादी में साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को इस छोटे से घर से विदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें यही हमारे घर रहना होगा। वैसे मैं विधवा अकेली औरत कैसे गुजारा कर सकती हूँ। अच्छा है तुम्हारे साथ भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं एक नज़र दिशा पर डाली तो वह नज़र चुरा गई। शायद उसे यह बात पहले से ही मालूम थी। इसका यह नज़र चुराना मुझे गुस्सा दिला गया। अगर वह यह बात मुझसे पहले ही बता देती तो शायद मैं यहाँ आने से पहले कुछ वक्त सोच लेता। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं सोने के लिए कुछ वक्त ले सकता हूँ, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को विदा नहीं करेगी, बल्कि मुझे घर जमाई रखेगी। मैं वापस लौटकर अपने घर आ गया। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 बहनें मौजूद, मगर अगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं किस लड़की से प्यार करता हूँ, उसकी माँ मुझे अपने घर रखना चाहती है, घर में एक हंगामा हो जाएगा। घर आने के बाद बार बार मेरे फ़ोन पर निशा का फ़ोन आ रहा था। काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन ना उठाया और फिर जब वह बार बार मैसेज करने लगी तो तंग आकर मैंने फ़ोन उठाया और निशा से कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारी माँ मुझे घर जमाई बनाना चाहती है। ऐसा रोते हुए कहने लगे कि वह मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने यह बात पहले नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि मैं इनकार करूँगा तो कुछ वक्त में खुद ही हमें अलग कर देगी। इनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि यह बात किसी तरह से सही नहीं थी कि मैं घर जमाई बन जाता, लेकिन इसको खो देने का हौसला ही मुझ में नहीं था। पर निशा ने मुझे अपनी जान देने की धमकी दी थी, तो मजबूरन मुझे अपने घर वालों के रिश्ते की बात माननी पड़ी। और जैसे ही मेरी माँ को घर जमाई वाली बात पता चली, उन्होंने बहुत हंगामा किया। मैं आपको किस हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं थी। मैं इनका इकलौता बेटा उनके इतने बड़े घर में शादी करे और फिर घर जमाई बन जाए। माँ तो किसी गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहती थी ताकि वह उनके साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन जब मैं माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो पहले तो वह चुप हो गई और फिर मेरे प्यार और जीत के आगे हार गई और कहने लगी कि सोच समझ कर फैसला कर। अगर तू घर जमाई बनकर रहेगी, याद रखना तुझे हमेशा लोगों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। भारत की इज्जत बीवी को विदा कर लाने में बढ़ती है और इनके घर जमाई बस जाने के लिए इसका मुकाम लोगों की नज़रों में गिर जाता है। तो भले ही लाख मेहनत कर, पैसा कमा, लेकिन सबको यही लगेगा कि तू अपने ससुराल वालों के पैरों पर चल रहा है। मेरे माँ से कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका एक एक अल्फाज सच है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर मैं निशा को अपने साथ ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई थी और मेरा और निशा का रिश्ता हो गया था। इसकी खुशी की कोई और लिमिट नहीं रही। शादी पर मेरी सास ने मुझे बहुत महंगी महंगी चीज़ तो फिर मैं यह सोचकर निशा के घर रह गया था कि कुछ वक्त ही तो मैं अपनी सास को अपनी मिजाज में बना लूँगा और निशा को मेरे साथ विदा कर देगी। लेकिन यह महल मेरी खुशी से साबित हुई थी। मेरी सास ने शादी की पहली रात ही जीना हराम कर दिया, सुकून तबाह कर दिया था और मैं निशा के दरवाज़ा बंद करने की देरी होती थी कि मेरे साथ मेरे ऊपर वाले पोर्शन से नीचे चली आती। मैं जब निशा के करीब आता वह पता नहीं कैसे फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती और उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए अपनी बीवी से बात करना भी मुश्किल हो जाता। मैं मजबूरन बहुत अच्छे से यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। ऐसे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और यही बात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता निशा भी अपनी माँ के साथ होने लगी थी, लेकिन उसे खुलकर कभी मुझसे कुछ नहीं कहा था। सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रात को ऐसा क्या हो जाता था मुझे समझ नहीं आता था, जिसके लिए उन्हें निशा की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा बंद ना किया कि शायद उन्हें दरवाज़ा बंद होने की वजह से दरवाजे से पता चल जाता और निशा के साथ प्यार के अलावा गुजारने लगा। लेकिन इसी वक्त मेरी सास नीचे आ गई
और उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं सर्वसिंह ज़मीन पे गिर गया। मैं एक इज्जतदार मर्द था और यह बात मेरी इज्जत को गवारा ना करती कि मेरे और मेरी बीबी के बीच कोई तीसरा शख्स है, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। उसी रात तो जैसे जैसे बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मेरे निशा से काफ़ी हद तक बहस हो गई थी और मैं इसके बावजूद किया था और वह मेरे साथ मेरे घर चले, लेकिन निशा को कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक ठाक नहीं है। और फिर जब वो अगले ही दिन दोबारा निशा को बाहर ऐसी ही हरकत की, उसे गुस्से में निशा को छोड़कर उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में बंद हो गया। और जब 2 घंटे बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। और बात निशा जो 2 घंटे दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उस समय दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और मेरा गिरबान पकड़ते हुए कहने लगी कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया। मैं खुद को निशा से छुड़वाया और कहा कि आपकी माँ से पूछ लो वह हमारे दरमियाँ क्या हुआ है। वह जहाँ परेशान से अपनी माँ के कदमों में बैठ गई और पूछने लगी कि आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं। रोहन ने आपके साथ क्या किया है। ऐसा कि इस बात पर मुस्कुरा कर उठा और कहा कि माँ तुमने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बड़ा मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ किया है। और जब वह तुम्हें खुद सारी बात बताएगी। निशा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपनी माँ से कहा आप मुझे बता दें कि रोहन क्या कह रहा था। और फिर आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वह दंग रह गई। उसे यकीन न था उसकी माँ इसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। और वह सिर्फ 2 साल की ही थी, तभी उसके पापा का देहांत हो गया था और इस दिन से निशा को आरती अकेले पाल रही थी। वह कम उम्र और जवान थी, इसके बावजूद निशा के खातिर उन्होंने दूसरी शादी ना की थी। वक्त और हालात में उन्होंने निशा की इस कदर करीब कर दिया था कि वह उस वक्त एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं करना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने निशा को पढ़ाई हासिल करवाई और जब निशा उन्हें बताया कि वह मुझसे शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, यह बात उसे बर्दाश्त ना हो सकी थी। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को रोकना चाहा, लेकिन जब निशा ने उन्हें भी अपनी जान देने की धमकी दी तो फिर मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो गई, बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी किया। और फिर घर जमाई वाली शर्त रखी, क्योंकि वह निशा को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें लगा था कि मैं यह खबर सुनकर इनकार कर दूंगा, लेकिन उसकी मोहब्बत में मेरे भारी कर लिया था। और जब उसके घर आया, उन्होंने हमारी शादी से पहले ही पूरे नीचे की पोर्शन में कैमरा लगवा दिए थे। वह दिन और रात अपनी बेटी पर नज़र रखना चाहती थी कि अब उसके साथ कैसे शुरू करता है। और जब मैं निशा के करीब होने लगता तो वह इस बात उनसे बर्दाश्त न होती, क्योंकि उनकी मोहब्बत एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उन्हें अपने बेटी के करीब दूसरे इंसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक ज्ञानी मरीज की शिकार हो गई थी, जिसमें वो अपनी ही बेटी के साथ अपने पति का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह देख लेती कि निशा के करीब होने वाला है, किसी न किसी बहाने से नीचे आ जाती और फिर वह ऑफिस में आने के बाद मनीषा तैयार होने लगती तो उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए भेज देती और खुद मेरे सामने बैठे रखती। और मुझे जानबूझकर इस कदर परेशान कर देना चाहती थी कि वह अपनी बेटी को खुद ही छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। ना ही वह अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी और ना ही मेरे साथ यह किसी की साथ बंधन मानना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। पर गुस्से में आकर उन्हें उनके साथ ड्राइंग रूम में बंद कर दिया और गुस्से से सवाल किया था कि उन्हें पता कैसे चलता है कि मैं उनकी बेटी के साथ हूँ। उन्हें बताया कि अगर वह मुझे सब कुछ सच नहीं बताएंगे तो मैं उनके साथ बहुत गलत गुजारूंगा। और इसी डर से उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगवा दिए हैं। नहीं कि उसकी माँ इसकी मोहब्बत में इतने आगे बढ़ नहीं सकती थी कि वह इस कदर गिर जाएगी और अपनी घटिया हरकत करेगी। हमेशा रोते हुए कहने लगी कि माँ भले ही अपने खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, लेकिन खुशियों पर मेरा भी हक है। मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं खुद को अपनी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है और मुझे अपने ससुराल जाकर रहना चाहिए। नेट की माँ ने बहुत रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निशा यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसकी माँ का इलाज करवाया दिया और निशा को लेकर अपने घर चलाया था। सारी ज़िंदगी तन्हा रहने की वजह से वह एक अजीब दिमाग की बीमारी का शिकार हो गई थी, जिससे वह अपनी लाडली और बेटी की खुशियाँ तबाह करने पर डर गई थी। इसलिए विधवा औरत को दूसरी शादी का हक दिया है ताकि वह अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ गुजार सके। धन्यवाद दोस्तों।